नमस्कार, मैं राजेश कुमार एक्स सब इंस्पेक्टर सुपर 100 क्लासेस की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि बिहार में चुनावी सरगर्मी चल रहा था और अभी भी कल अंतिम फेज का चुनाव होना है। इसी कारण से कुछ व्यस्तता आ गई थी, जिसके कारण आप सभी लोगों को वीडियो मिल नहीं पा रहा था, परंतु अब आज से शुरू किए हैं और निश्चित रूप से अब यह वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। इसमें आज के एपिसोड में 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, चाहे वह आपका बीपीएससी एडीईओ हो, सचिवालय सहायक हो, 10+2 बिहार एसएससी हो या बिहार दरोगा हो, एनटीपीसी हो। ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आपको चाहिए कि सबसे पहले कलम और कॉपी लेकर के आप बैठें, ताकि जो कुछ एक्सप्लेनेशंस में आए उस चीज़ को आप नोट कर सकें। और को मेरे आंसर बताने से पहले आपको चाहिए कि आप जो है सभी प्रश्नों को हल करते चलें, ताकि आपका खुद का भी इवैल्यूएशन हो सके। यदि ये 30 प्रश्न की सेट में आप लेकर के मिनिमम 22 या 23 लेकर के आते हैं, तब जा कर के आप मानिए कि आप जो हैं एक अच्छी पोजीशंस में हैं। अदरवाइज आपकी तैयारी पे निश्चित रूप से विचार करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे क्लास के स्टूडेंट को इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी गुजरात। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होगा और बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पे आपको और थोड़ी 1-2 पॉइंट समझ लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले भारत में तट रेखा की कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो तट रेखा है 9 स्टेट एंड 4 यूटी, मतलब 4 संघ शासित राज्य को कवर करता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कितने राज्य, 9 राज्य और प्लस 4 यूटी, 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है तट रेखा के अवस्थित है। अब देखिए, जरा देखिए, इसको समझिए कि यहाँ तो चूंकि गुजरात दे दिया तो आपके लिए क्वेश्चन हटा दिया, मतलब आसान हो गया। अब यदि इस गुजरात को यहाँ पे हटा दिया जाता, तब ये क्वेश्चंस गुजरात की जगह और कोई और स्टेट दे देता, तब ये क्वेश्चंस आपके लिए कठिन बन जाता। तो इसकी लंबाई को काइंडली जो है आप नोट कर लेंगे, ताकि दूसरा नंबर तीसरा नंबर भी दे तो आपसे गलती नहीं हो। तो सबसे पहले गुजरात का जो है आप लिख लीजिए कि 1214.7 किलोमीटर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश का आ जाता है 973.7 किलोमीटर, 973.7 किलोमीटर। देन आपका महाराष्ट्र का आ जाएगा 652.6 किलोमीटर। एंड लास्ट में इसमें जो है केरल का आ जाएगा, केरल का आ जाएगा 569 किलोमीटर अप्रॉक्स, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा है और इंपॉर्टेंट भी है, आपको समझना चाहिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है। जरा यहाँ पे आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि हम चीन को जो है ना पीछे छोड़ चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर यही होगा। लेकिन फिर भी बाकी क्वेश्चंस को भी देखते हैं कि इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो बिल्कुल सही, लगभग बोल रहा है, यहाँ ध्यान रखिएगा, चूंकि लगभग बोल रहा है ना। ऐसे है ये कितना, तो 15,106 पॉइंट कुछ किलोमीटर आ जाता है। तो ये लगभग 200 किलोमीटर माना जाएगा। और सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होती है? तो बिल्कुल सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें थोड़ा सा सतर्कता बरतिएगा, अदरवाइज आप लोग गलती कर बैठेंगे, है ना। और बीपीएससी में भी बहुत सारे लड़के ऐसे क्वेश्चंस में गलती किए थे, बाद में वो क्लेम करते हैं, तो इसलिए सावधानी से पढ़िए
क्या कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। देखिए आप 5 को काट देंगे, 46 को काट देंगे। अब यहाँ पे जाकर के आप फंस जाइएगा कि 1912 में हुआ है या 36 में हुआ। तो आप देखिए कि 1912 में जब बिहार अलग होता है तो किससे अलग होता है, वो होता है बंगाल से अलग होता है ना। 1912 में बंगाल से अलग होता है। और जो मतलब कि जब अलग होता है तो उस समय क्या होता है कि बिहार एंड उड़ीसा एक साथ होता है, मतलब सेपरेट नहीं होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार को अलग प्रांत का दर्जा, तो बिहार को तब तक अलग प्रांत का दर्जा नहीं मिलेगा जब तक वो उड़ीसा से अलग नहीं होता है। तो उड़ीसा से बिहार जो अलग होता है वो होता है 1 अप्रैल 1936 को। ओके, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बिना देर किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी कांड के मामले में, काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी चंद्रशेखर आजाद, डी बटुकेश्वर दत्त। मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होने जा रहा है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामप्रसाद बिस्मिल। लेकिन इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना चाहिए बाकायदा। उसमें हम सबसे पहला नाम जो लेने जा रहे हैं वो एक इंस्टीट्यूशंस का, ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है। क्या नाम है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये एक संस्था है जिसका गठन जो है अक्टूबर 1924 में किया गया था। कब किया गया था? अक्टूबर 1924 में। अब देखिए ये संस्था को करने वाले कौन कौन थे, तो एक थे सचिंद्रनाथ सान्याल, एक थे रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। ये सभी ने मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। और इसी संस्था के द्वारा, समझे ना, मतलब ये कोई एक आदमी ने नहीं किया था, तो इसी संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925, अब ध्यान रखिएगा इस डेट को, 9 अगस्त 1925। तो सबसे पहला आप देखिए ये 1925 है, आज 2025 चल रहा है, तो चूंकि शताब्दी है, किसी भी घटना के 100 साल जब पूरे होते हैं तो वो ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट बन जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 9 अगस्त 1925 को जो है लखनऊ के समीप काकोरी नामक एक स्थान है, वहीं पर एक ट्रेन था जिसको ट्रेन का नंबर था या नाम था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, समझ गए। ये ट्रेन का जो है नाम था। इसी ट्रेन पर डकैती हुआ। डकैती क्या हो, सरकारी खजाने लूटा गया। इसमें टोटल 43 जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया। लेकिन उसमें से जो है चंद्रशेखर आजाद तो वहाँ से भाग निकले थे, मतलब बच निकले थे। और 4 लोगों को जो फांसी हुई है इस घटना में, उनको जरा आप ध्यान रखिएगा कि रामप्रसाद बिस्मिल साहब तो बिल्कुल है ही हैं। इसके बाद अशफाक उल्ला खां, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका रोशन लाल एंड राजेंद्र लाड़ी, इन लोगों को जो है ना फांसी हो गई। तो ये चीज़ें जो है आप जरूर अपने माइंड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला है, तो जरा ध्यान रखिएगा। खास करके जनजातीय विद्रोह हो, किसान विद्रोह हो, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो मोपला विद्रोह देखिए कहाँ हुआ था, तो मोपला विद्रोह जो है मालाबार तट है केरल में, वहीं पे हुआ था और इसका पीरियड था 1921 ईस्वी में। तो सबसे पहले देखिए 1 में ए का 1, तो ऑप्शन नंबर ये ए और सी में, यानी बी और डी तो आपका खत्म हो गया है ना। अब देखिए पाबना विद्रोह जो हुआ है ये हुआ है बंगाल में, ठीक है ना। पाबना बंगाल में हुआ 1873 से 76 के बीच में, 73 से 76 के बीच में। उसके बाद है एका जो है अवध के क्षेत्र में होता है, ये होता है 1921 से 1922 के ईस्वी में। और बिरसा मुंडा विद्रोह जानते हैं कि तो उस समय जब हुआ था ये हुआ था 1899 और 1900 ईस्वी में।
ठीक है, तो उस समय बिहार कहाँ था, अभी हम लोगों ने बात किया, उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, तो उसको तत्कालीन बिहार के नाम से जाना जाता था, है ना। तो इसका चला जाएगा कौन सा, 2। तो आप देख लीजिए, मिला लीजिए, 1 के 1 और 2 के 3, 1 के 1 2 के 3, तो ये सीधे ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर है। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा नंबर सीरियल नंबर गड़बड़ है, कोई बात नहीं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा ये, है ना। क्या बोलता है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। आपको, मुझे लगता है किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, और बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि हमारे यहाँ से यही, बिहार से यही एकमात्र संबंधित है ऑप्शन में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्या है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किस किरण या तरंगों का उपयोग किया जाता है? आप लोग जानते हैं कि जैसे मतलब कि कोई भी बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, तो उसको जानने के लिए कि उसकी डेवलपमेंट कितना हो रहा है, कहीं कोई इशू तो नहीं है, तो हर दूसरे महीने, तीसरे महीने, मतलब हर महीने बाद जो है ना, उसका क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, ताकि बेबी का जो है सिचुएशंस पता चल सके, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड के तहत जो है पराध्वनि तरंगों का उपयोग होता है, इसमें जो है ना क्या होता है, पराध्वनि तरंग, पराध्वनि तरंग। तो देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, अब नंबर भी, सीरियल नंबर भी सही हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है वही सूची 1 और सूची 2 मिलान कीजिए। प्लेग, बताइए प्लेग किससे होता है? तो प्लेग जो है जीवाणु से हो जाएगा, गंजापन विषाणु से हो जाएगा, सॉरी विषाणु नहीं, ये एड्स, हाँ एड्स विषाणु से 3 में, गंजापन कवक से, एंड ये मलेरिया प्रोटोजोआ से। तो क्या हुआ, 4 3 2 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिए, 4 3 2 1। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 9वां नंबर बढ़ते हैं। हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है ना, मतलब कौन जो है ये डिसाइड करता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना दिया जाए नहीं जाए, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो देर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो है ऑप्शन है, कौन डिसाइड करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नाबार्ड। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। अब थोड़ा इसके विषय में आप जान लीजिए। एक संस्था थी कृषि मूल्य आयोग, संस्था थी कृषि मूल्य आयोग, इसका गठन किया गया था कृषि मूल्य आयोग का 1965 में, ठीक है, और इसी का 1985 में, 1985 में नाम बदल करके कर दिया गया क्या, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसका हेडक्वार्टर जो बना दिया गया, वो बना दिया गया नई दिल्ली में, माननीय मुख्यालय जो है नई दिल्ली में होगा इस संस्था का, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जरा देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो देखिए, हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती, जी नहीं। गहन कृषि जिला कार्यक्रम, जी नहीं। उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, इस पे विचार कर सकते हैं। और फिर है बीज उर्वरक जल तकनीक। यानी ये दोनों को तो आपने साइड कर दिया, लेकिन यहाँ आकर के आप फंसिएगा, क्यों, क्वेश्चन क्या रहा है कि सबसे उचित वर्णन करता है, इसको पकड़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप ऑप्शन सी लगा देंगे, बोलेंगे सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है कि उच्च उपज किस्म जो है वहाँ पे लगाया गया था फसलों का, लेकिन सबसे उचित, है ना, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? तो देखिए ये बीज जो है ये इसमें सी में कवर हो जा रहा है कि हाई प्रोडक्शन के लिए जो है बीज मैक्सिकन गेहूं का यूज किया गया था, तो ये इधर हो गया। उर्वरक खाद वगैरह का खूब प्रयोग किया गया था, जल का जो है तकनीक खूब प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये जो सफल हुआ है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो कहाँ सफल हुआ है? पंजाब में हुआ है जहाँ पानी की खूब सुविधा है, हरियाणा में हुआ है, वेस्टर्न यूपी में हुआ है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं।
हाँ, तो देखिए 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये कब हुआ था, ये हुआ था 17 अक्टूबर 1740 को, 1940 को, और ये हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। जिसके पहले सत्याग्रही जो थे वो थे विनोबा भावे। ठीक है, तो ये कहाँ से मतलब प्रारंभ किए विनोबा भावे। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, क्या है, पुनपरा बायलार केरल नहीं, खेड़ा जिले में नाडियाद नहीं, पवनार महाराष्ट्र। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं हम लोग, क्या है। हाँ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जरा ध्यान से, है ना। अब देखिए क्या बोलता है, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, अच्छा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है बेसिकली कौन की है, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। ठीक है, किन्होंने किया था, तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे, आत्माराम पांडुरंग। लेकिन हुआ क्या है कि ये मतलब ये स्थापना हुआ था 1867 ईस्वी में, और इस संस्था के साथ 2 वर्ष बाद मतलब 1869 ईस्वी में जो है महादेव गोविंद रानाडे जुट गए थे। तो चूंकि तो सुमेलित करने के लिए बोला उससे संबंधित व्यक्ति, तो यहाँ पे चूंकि आपका आत्माराम पांडुरंग नहीं है इसलिए कौन हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे। तो पहला का 2। अब देखिए सीधा सीधी आपको इसी में मिल गया कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे भी देख लेते हैं, रामकृष्ण मिशन तो आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद हो गए, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले हो गए, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां साहब हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि बुद्ध की जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सूची 1 में क्या है, जन्म है, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन, निधन। आप लोग जानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, जन्म हुआ है लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई है, तो बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए, तो सारनाथ में, है ना। निधन कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में। यानी 3-2-1-4, 3-2-1-4 ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 14 की ओर बढ़ते हैं, क्या है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर। अच्छा, उत्तर पश्चिम सीमा जब बोलता है तो ये ध्यान में आपके रहना चाहिए, ये जो हो गया आपका नीचे प्रायद्वीपीय भारत हो गया, यहाँ से ये हम बढ़ते हैं और इधर से जब ऊपर जाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ना ये उत्तर पश्चिम हो जाता है। ठीक है, ये जो है उत्तर पश्चिम हो जाता है। तो अब देखिए कि उत्तर पश्चिम वाले सेक्टर में कौन है, किसके काल में आया था, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, हाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग 1 मिनट के लिए बस ध्यान दीजिएगा, बाकी आप लोग जानते होंगे वो संभवतः। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। मेरे समझ से मेरे क्लास के स्टूडेंटों को अभी तक एक आध प्रश्न को छोड़ करके किसी में दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। और उम्मीद करते हैं कि जब आप लोग हमको भेजेंगे तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं कि 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। कौन सा क्षेत्र पे, संथालों ने। तो देखिए मुंगेर भागलपुर राजमहल, गया मुंगेर, शाहबाद गया। तो इसका सही आंसर बी है ना। भागलपुर राजमहल की पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे किया गया था। अच्छा, इस क्षेत्र को ध्यान रखिएगा, एक वर्ड आता है दामन एक कोह कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दामन एक कोह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को जब कभी मूव कर दे कि अदरक क्या है तो यहीं से आप पकड़ लीजिएगा कि अदरक जो है तना है ना, जड़ नहीं है। अब क्या कारण है कि ये जड़ नहीं है, तो देखिए यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, जी नहीं। इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसकी जो आकृतियां होती है ना, अदरक की जो बनावट होती है या संरचना होती है
वो इसी प्रकार की होती है कि इसमें नोट और इंटरनोड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। ओके, मतलब आर्टिफिशियल रूप से जो है ना, कौन सा मेटल है जिसको सबसे पहले बनाया गया था या उत्पादित किया गया था। नेप्ट्यूटियम, प्लूटोनियम, फ्रेंसियम, टेक्नीशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेक्नीशियम। ये जो है ना 1937 ईस्वी में सबसे पहले बनाया गया था। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 नंबर क्वेश्चंस में क्या कहता है कि सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है। देखिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। रीजन अभी भी हमारे जो राजनाथ साहब है रक्षा मंत्री, उन्होंने इस पर स्टेटमेंट दिया था, है ना, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। अब जरा समझिए कि ये है कहाँ पे। तो ये गुजरात में एक एरिया है कच्छ का रण। गुजरात में जो एरिया है कच्छ के रण, तो कच्छ के रण में ये स्थित है। लगभग 92 किलोमीटर का एक दलदली क्षेत्र है। समझ गए ना, दलदली मतलब जलीय दलदली क्षेत्र है, वही है कच्छ के रण में। ये जो है भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग अलग करता है। फिलहाल इस क्षेत्र पे जो है भारत का कब्जा है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए बीच में चर्चा में भी रहा था। क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, मतलब ये जो हेल्थ, पब्लिक हेल्थ है एंड उसकी जो क्या बोलते हैं सैनिटरी, ये सारा जो है राज्य सूची का बिल्कुल सही है। ये राज्य सूची का ही विषय है। जनगणना संघ सूची का बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ जनगणना है, जातीय जनगणना नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा। सेंसस की बात कर रहा है, ये जो रेगुलर सेंसस होते हैं, तो ये संघ सूची का ही विषय है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन दूसरी अनुसूची, नहीं यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है वो चौथी अनुसूची 4th शेड्यूल में होता है ना। तो ये चीज़ आप देख लेंगे, दल बदल तो 10वां हो जाएगा। हाँ 10th शेड्यूल, ठीक है, ये भी सही है। तो आपका पूछ रहा था सुमेलित नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आइए। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में, कर्तव्यों ऐसे लिखाएगा, ठीक है, टेक्निकल टाइपिंग इशू हो जाते हैं, है ना। तो कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। देखिए नहीं है, इसको फोकस कीजिएगा। पहला ये, अच्छा ये समझ लीजिए पहले, मूल्य कर्तव्य किसमें है, तो भाग 4 में है ना, ये ध्यान में रखिएगा। भाग 4 में अनुच्छेद जो है 51 ए में है, 51 ए यानी क, और ये किसके सिफारिश पे लाया गया था, तो स्वर्ण समिति के सिफारिश पे लेकर के आया गया था। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि इसमें कौन नहीं है मूल्य कर्तव्य। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन बिल्कुल है जी। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता को मिटाना, जी नहीं, आप देखिए अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी जो है ये किस में आता है, फंडामेंटल राइट्स में, किससे, अनुच्छेद 17 है ना। तो आपका यही वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये भी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन, है ना, ये सारा सुधार की भावना का विकास करें, तो ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 जो देखते हैं हम लोग कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार ने कहा था कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से। ये देखिए एक हमारे शासक हुए हैं, और पहले ऑप्शन देख लीजिए, ए में बलबन, बी में मोहम्मद बिन तुगलक, सी में अलाउद्दीन खिलजी और डी में शेरशाह। तो इसका सही आंसर जो है वो है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT बोलते हैं ना, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक दूरदर्शी शासक रहे हैं, और यदि आप हिस्ट्री के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं ना,
तो आप ये मान के चलिए कि अपने समय से बहुत आगे के सोचने वाले थे। और ये दुर्भाग्यवश रहा है कि इनकी कोई भी जो प्लान रही है, नीति रही है, वो जो है कि सफल नहीं हो सका। अब ये तत्कालीन परिस्थिति कह लीजिए, इनका भाग्य कह लीजिए, या फिर इनके जो मंत्रिमंडल में शामिल लोग थे उनकी असफलता कह लीजिए, उसी के कारण इनका कोई भी चीज़ जो है सफल नहीं हो पाया, कोई पॉलिसी सफल नहीं हो पाया, जिसके कारण बदायूनी एक इतिहासकार हैं, ठीक है, बदायूनी, उन्होंने इनकी मौत पे कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो गया अगला, क्वेश्चन नंबर 22 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कहता है कि रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की? मुसलमानों को किया था, बिल्कुल किया था। सिखों को किया था जी। अनुसूचित जातियों को बिल्कुल किया था। ये बौद्धों को नहीं किया था, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे एक दो पॉइंट जान लीजिए, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत इसमें नहीं है वैसा कुछ, है ना, कि 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी और उसी के तहत जो है ना पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया, जिसमें मुसलमानों, सिखों और अनुसूचित जातियों को जो है आरक्षण का प्रोविजन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मैथ आ गया है और आप बड़ा गौर से आधे मिनट भी माइंड को शांत रख लेंगे, आपके दिमाग को समझ में आ जाएगी, है ना। आइए पढ़ते हैं। कहता है एक बॉक्स में 1 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के और 10 रुपये के सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 1360 रुपया। यह देखिए 1360 रुपया है। अब कहता है सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। ये वाला लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या क्या है? समान है। तो हमने मान लिया कि भैया x है। अच्छा आगे बढ़ लेते हैं। बॉक्स में 10 रुपये के सिक्के कितने हैं? तो जितने सिक्के 10 रुपये के होंगे उतने 5 रुपये के होंगे और उतने ही कितने किसके होंगे? 1 रुपये के। तो हमने मान लिया कि सिक्के जो है x है 10 रुपये के, है ना। तो 1 रुपया का भी क्या होगा? x सिक्का ही होगा। फिर 5 रुपया का भी x सिक्का ही होगा और 10 रुपया का भी x सिक्का होगा। अब इतना सिक्का हो गया, ये तो आपने देख लिया। अब वैल्यू तो 1 रुपया वाला को 1 से गुना कर दीजिए, है ना। अब प्लस कर दीजिए यहाँ। अब 5 रुपया बोल रहा है तो 5 रुपया वाला में फिर 1 से गुना कर दीजिए, फिर प्लस कर दीजिए। अब फिर बोल रहा है 10 रुपया, है ना, तो 10 गुना x कर दीजिए और इतना बराबर 1360 हो गया। तो अब क्या हो गया? देखिए गुना कीजिएगा तो ये x, ये 5x और ये 10x, यानी x यानी 10x और 5x और x कितना हो गया? 10 5 15 1 16x। ध्यान रखिए 16x। अब हम इधर कर रहे हैं, मिट जाएगा। तो 16x बराबर 1360 हो गया, है ना। बस उसको सोल्व कर दीजिए। 16x बराबर 1360 हो गया। अब इसी को जो है कर दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। तो 1316 और 22, 1360 और 22 16, तो कितना हो जाएगा? 16 8 28 से 8, फिर 8 बच गया तो 16 85 85, यानी सभी प्रकार के सिक्के जो हैं 85 होंगे। तो बोल रहा है 10 रुपये के कितने सिक्के होंगे? तो ये भी 85 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मुझे लगता है आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया तो कृपया इसको दोबारा करें, है ना। वीडियो को पॉज करें एंड इसको दोबारा जो है आप देखें। फिर भी यदि नहीं समझ में आता है तो कृपया आप कमेंट करें, मैं पुनः इसको आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक मतलब कह रहा है LCM, है ना, लघुत्तम समापवर्तक, और महत्तम समापवर्तक HCF कितना दिया हुआ है?
3 और 18 रिस्पेक्टिवली क्रमशः। उनमें से एक संख्या 9 है, तो दूसरी संख्या क्या है? देखिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना, लस गुने मस, मतलब लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या या एक संख्या और गुने दूसरी संख्या। बस सिंपल सा है, दूसरी संख्या। तो क्या कीजिएगा, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम दिया हुआ है यानी 3 और गुने 18 दिया हुआ है बराबर एक संख्या 9 दिया है और दूसरा संख्या नहीं है तो यहाँ x लगा दीजिए, है ना। तो ये 9x हो गया। तो जब हम इसको कर देंगे 9x तो फिर बराबर के इस तरफ जब लेकर के आएंगे तो 9 क्या होगा, इधर आ जाएगा, है ना। यहाँ से ये खत्म हो जाएगा चीज़ें। तो काट दीजिए, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 यानी कितना हो जाएगा दूसरी संख्या 6। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्टॉर्म को TI, ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे गलत टाइप हो गया, ठीक है ना। तो इसको स्टॉर्म की जगह पे आप लोग कर देंगे यहाँ पे ग्रुप, ठीक है, GROUP, ठीक है। अब इसको देखिए, इसके जो कोडिंग किया गया है TILFK, तो देखिए यदि आपको इसके सभी के वैल्यू याद है ना, अल्फ़ाबेट का A से Z का 1 से लेकर 26 तक में, तब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ये नीचे T 20 हो गया और G कितना हो गया 7, 20 7 27 यानी इसके जस्ट अपोजिट हो रहे हैं। फिर R 18 और I 9, तो 18 9 क्या हो जाएगा 27। ये देखिए O 15 और L 12 क्या हो जाएगा 15 12 27। इसी प्रकार P 16 और K 11, तो 16 11 27 यानी सभी उल्टे क्रम में है ना। तो उसी प्रकार हम लोग रेशियो को देख लेते हैं। तो रेशियो में क्या है कि R 18 है तो क्या इसमें रहेगा, तो 27 हो जाएगा, तो I लगा देंगे, 18 9 27 हो जाएगा। फिर यहाँ A है 1, तो यहाँ Z लगा देंगे, ये उल्टा हो जाएगा 26 1 27। फिर यहाँ पे T 20, तो 7 लगा देंगे, G हो जाएगा, है ना। किस में है देख लीजिए, IZG, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं, मेरे समझ से आप सभी को आ जाते होंगे, या आप में से कोई ऐसे हैं जिनको नहीं आता है? हमें तो आता है। तो चलिए ठीक है, क्यों आते हैं ये? क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। क्या निष्कासित करता है? तो बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सल्फोनिक अम्ल को क्या करता है, निष्कासित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी, तो विदेशी वाणिज्यिक उधारी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जरा देख लेंगे, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ठीक है, बोरोइंग। अब जो है वो उधारी को नियमित या विनियमित रेगुलेट करता है, तो सेबी, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, RBI, बिल्कुल जी RBI ही करता है, ठीक है। तो अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक विधायिका का दूसरा सदन नहीं है। अब देखिए इसमें मेरे समझ से मेरे क्लास के स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जो प्रिय विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं। बस ये क्वेश्चंस क्या किया है, थोड़ा सा घुमा दिया है, बोला किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है। अब राज्य में क्या होता है, 2 सदन जब होता है तो एक होता है विधानसभा और दूसरा क्या होता है, विधान परिषद हो जाता है ना, विधान परिषद हो जाता है। तो ये वही बोल रहा है कि दूसरा सदन नहीं है यानी विधान परिषद नहीं है। तो अब देख लीजिए किसमें विधान परिषद नहीं है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो बिहार में तो है, कर्नाटक में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा बिहार में जो है 75 सीट है, ठीक है, बिहार में 75 सीट है विधान परिषद के। तमिलनाडु में भी हालांकि वो पास हो चुका था लेकिन उसका डेट नहीं है कि कब प्रभावी होगा, है ना। तो अभी 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, वो आप बिल्कुल नोट कर लें जिनको जिनको नहीं पता। 3 तो आपका ये हो गया, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आपका बिहार। इसके अलावा जो है महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया। महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, है ना, तेलंगाना। यहाँ पे जो है कि विधान परिषद नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यह संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो अब देखिए ये संगम युग आज जो है ना तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जो है ये एक नदी है हमारी कावेरी नदी। कावेरी नदी के तट पे ही ये उरैयूर जो है अभी अवस्थित है ना। तो यहाँ पे जो है सूती वस्त्र का ये बहुत बड़ा केंद्र था। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। मसालों के व्यापार का केंद्र जी नहीं, कपास के व्यापार का केंद्र, तो अभी मैंने क्या बोला कि सूती वस्त्र उद्योगों का बड़ा केंद्र था, तो बिल्कुल यही कपास ही हो जाएगा, टेक्सटाइल हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हाथी गुम्फा का अभिलेख। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है ना, ये उदयगिरी पहाड़ी के पास में हाथी गुम्फा एक जगह है, वहाँ का एक अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो ये देख लीजिएगा, ये इसका सही आंसर है खारवेल, कलिंगराज खारवेल। ये जो है ना ये हाथी गुम्फा नामक जगह से जो उदयगिरी पहाड़ी के पास में है, इससे एकमात्र शासक खारवेल की जानकारी मिलती है। और खारवेल की हिस्ट्री हो, बचपना हो या शिक्षा हो, उसकी सारी जानकारी जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से ही मिलती है। तो आज का ये 30 प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण था सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, जिसमें आपने देखा कि ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, साइंस भी है ना, पॉलिटिकल साइंस भी है, मैथ भी है, रीजनिंग्स भी हैं। हालांकि मात्रा थोड़ा कम है क्योंकि क्वेश्चंस 30 ही हैं। अब हम इसको चाहेंगे कि बहुत जल्द जो है फुल एपिसोड लाना शुरू करें, और अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आता है तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दूसरा कि जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं ना, आप सभी जा कर के देखिए, और चाहिए आपको कि नोट्स बनाएं ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। आप देखेंगे कि सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और आप किसी भी एग्जाम में अभी बैठिए, आप देखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको 100% मिलेगा। और जिस दिन आप एग्जाम दे करके निकलेंगे ना, हमारी इस बात को आप खुद प्रमाणित करेंगे। क्योंकि अभी मैंने बीपीएससी जो 71वीं ख़त्म हुई, मतलब संपन्न हुआ था, उसमें 2 सेट मैंने डाला था। आज भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है PDF के रूप में, आप चाहें तो देख सकते हैं। एक सेट से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट है और एक सेट से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट है। तो आप समझ रहे हैं, हम क्वेश्चंस बनाने में बहुत समय लेते हैं, इसीलिए आपको चाहिए कि बाकायदा नोट बनाएं और पीछे का जा करके सभी वीडियो को देखें। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। फिर मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुभ रात्रि, नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।